श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। वर्धन इनका सवाल है, जरा पर्सनल सवाल है, लेकिन उन्होंने जाहिर तरीके से पूछा है, इसलिए उसका जाहिर जवाब देना भी मेरा कर्तव्य है। सवाल ऐसा है कि आप पैसे कैसे कमाते हो, आपका गुजारा कैसे चलता है। मुझे लगता है आपने अगर सभी सीरीज सुनी होती तो इस सवाल का जवाब आपको मिला होता। फिर भी एक सेपरेट सवाल आपने पूछा है तो उसका जवाब देना आवश्यक है। देखिए, मैं 1982 से अंधविश्वास के खिलाफ काम कर रहा हूं। ये जो हमारा संगठन है, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, हम 37 सालों से 37 ईयर से चला रहे हैं। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है। 1986 में हमने इसको रजिस्टर्ड किया। लेकिन इस संस्था के लिए मैं किसी भी सरकार से पैसे नहीं लेते आया हूं। एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निधि से 50,000 रुपए लिए थे, एक बार 1,00,000 रुपए लिए थे। उतना एक अपवाद छोड़ दिया और उसमें एक एक प्रोग्राम हो गए थे वो। तो कभी भी इस संगठन के लिए हमने सरकार से पैसे नहीं लिए, क्योंकि सरकार से पैसा लेना और काम करना बहुत डिफिकल्ट चीज है। उसमें काफी एडजस्टमेंट होते हैं जो मुझे मान्य नहीं थे। ये मुख्यमंत्री निधि से मिले थे, शरद पवार जी मित्र थे, आर पाटिल मित्र थे, उनके जरिए मिले थे। हालांकि भुजबल जी ने दिए थे उस वक्त, वो जो उप मुख्यमंत्री थे तब। तो ये संभव था, इसलिए लिए थे। उसका उतना प्रोग्राम का हिसाब दे दिया, बात खत्म हो जाती थी, उनका कोई बंधन नहीं होता था। रहा सवाल फॉरेन फंडिंग, में ले नहीं सकता था। मेरे काफी मित्र फॉरेन फंडिंग लेकर काम करते हैं, वो सोर्सेस में जानता हूं, बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। वहां आपको कोई भ्रष्टाचार नहीं करना होता है, 100% आप सही हिसाब दे सकते हो। लेकिन वहां दूसरी दिक्कत थी कि आप क्रिश्चियनों से पैसा ले रहे हो और हिंदुओं के खिलाफ काम करते हो, इस ढंग का आरोप हो सकता था, इसलिए वो भी मेरे लिए संभव नहीं था। तो हमारा ये वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, लोगों से हम थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर कर काम चलाते हैं। मेरे संगठन में किसी भी व्यक्ति को मानधन नहीं दिया जाता है। मैं अपने जीवन में 9 साल तक फुल टाइम इसी संगठन के लिए काम कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे संगठन से मानधन कभी नहीं मिलता था। जो भाषण में देता था उसका जो कुछ थोड़ा बहुत मानधन आता था, मेरी शर्त थी कि 75 रुपये 100 रुपये मानधन के बिना मैं बोलूंगा नहीं। जो पैसे आते थे उसी के भरोसे संगठन का काम चलता था। तो मेरे खुद के व्यक्तिगत खर्च के लिए संभव नहीं था। उन दिनों में मेरे कुछ मित्र थे। शुरुआत हुई 1983 में। राहुल जी बारपुते नई दुनिया के जो संपादक रह चुके, और उनके इंदौर के कुछ मित्र, ये मित्र 1983 में मुझे हर माह 250 रुपये मित्रता निधि भेजते थे, जो मेरे पर्सनल काम के लिए था। और 1983 में मैं लोकमत से जुड़ गया। लोकमत महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा पेपर है। वहां हर हफ्ते 2 आर्टिकल में लिखता था, उससे मुझे 500 रुपये मिलते थे। तो मेरा जो टूटा फूटा घर था, ये 500 रुपये प्लस 250 रुपये इसमें चलता था। बाकी तो मैं 26 दिन तक लोगों में ही काम करता था, घूमते रहता था। कभी ऐसा होता था कि मेरे पैर की चप्पल घिस गई है, लेकिन चप्पल बदलना संभव नहीं है। कपड़े ठीक ढंग से नहीं होते थे। हमेशा एसटी से, यानी महाराष्ट्र की जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है, उसी से प्रवास करता था। इस ढंग से 9 साल मैंने गुजारे। उन दिनों में मुझ पर काफी कर्जा भी हुआ था, जो पर्सनल काम के लिए मुझे लेना पड़ा था। अब मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी थी कि मैं किसी को भी पैसे मांगू तो उसने आज तक किसी ने नहीं कहा है, फट से निकाल कर दे देते थे। मैं कब उनको वापस कर पाऊंगा, कब वापस नहीं कर पाऊंगा, इसकी मुझे कोई सवाल नहीं पूछता था। लेकिन मेरे दिमाग में था कि मुझे इनके पैसे वापस करने हैं। और 90 में मेरा संगठन टूट गया, उसके 2 हिस्से हो गए। थोड़ा दिमाग मेरा जगह पर आ गया। मैं थोड़ा व्यक्तिगत भी फिर सोचने लग गया। तब तक मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफी अभ्यास किया था।
सम्मोहन नाम की जो चीज है उसको बड़े पैमाने पर एक्सप्लोर किया था। 1990 तक मैं कई डॉक्टरों के क्लासेस ले चुका था जिसमें उनको हिप्नोथेरेपी पढ़ाता था। शुरुआत में मेरे क्लासेस में केवल सोशल वर्कर्स और डॉक्टर इनको ही प्रवेश रहता था। धीरे धीरे फिर मैंने आम आदमियों के लिए भी वो ओपन करने शुरू कर दिए थे। उस समय जो भी पैसा आता था वो सब संगठन के काम में खर्च हो जाता था। ये मेरे 750 रुपये व्यक्तिगत छोड़कर। राहुल जी बारपुते ने कुछ तिलक कि अभी इतने साल हमने आपको हर महीने में मानधन भेजा है, तो अभी हम आप दूसरी व्यवस्था देख लीजिए। उसके बाद में वो खत्म होते ही या बंद होते ही मेरे दूसरे मित्रों ने, डॉक्टर मित्रों ने 250 रुपये हर महीने भेजने शुरू किए। यानी मुझे वो 750 रुपये मेरे हक के, मेरे पर्सनल या फिर मेरे फैमिली के खर्च के लिए मुझे मिलते थे। बाकी जो भी मानधन और पैसे आते थे सब हम काम में ही खर्च करते थे। 90 में मैंने तय किया कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप्स चलाऊंगा। इस ढंग के वर्कशॉप मैं पहले भी ले चुका था। अमरावती में ले चुका था, अकोला में ले चुका था, नासिक में ले चुका था। ये बड़े बड़े शहर हैं महाराष्ट्र के। उससे जो पैसा इकट्ठा हुए उसके आधार पर हमने संगठन के काम के पेंडिंग बिल्स चुकाए थे। इसलिए इस जरिए मैं पैसे कमा सकता हूं, यह कॉन्फिडेंस मुझे था। अब मुझे लगा कि मैं नागपुर मेरा हेडक्वार्टर है, वहां से अगर ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप चलाऊंगा तो शायद आज तक लोग मुझे फोकट में सुनते आए हैं तो वो पैसे देने के लिए तैयार हो गए, नहीं हो गए। इसलिए मैं मुंबई शिफ्ट हुआ 1991 में। और 1991 में मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप शुरू किए मुंबई में। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू सेल्फ हिप्नोसिस नाम के वर्कशॉप मराठी में चलते थे। ये पहले प्रोफेशनल वर्कशॉप है जो लोकल लैंग्वेज में चलते थे। तब तक स्थिति ये थी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप, इसका मतलब ये वर्कशॉप की भाषा इंग्लिश हो, 2 या कम से कम 3 स्टार होटल में ये आयोजित किए जाए। 90 में इसकी फीस कम से कम 1 या 2 दिन के वर्कशॉप की फीस कम से कम 5,000 रुपए हो। इस ढंग की सिस्टम थी। और मैं चाहता था कि मैं आम आदमियों तक पहुंच पाऊं, आम मध्यम वर्गीय या फिर निम्न मध्यम वर्गीय लोगों तक पहुंचूं। और वैसे भी मैं इंग्लिश का अध्यापक रह चुका हूं, लेकिन इंग्लिश बोलने वालों से मेरी कोई बहुत सहानुभूति नहीं है। जिनको भारत में रहकर भी यहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती, उनसे तो बिल्कुल ही सहानुभूति नहीं है। इसलिए इंग्लिश में वर्कशॉप लेना वगैरह मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं। मैंने मराठी में, ये महाराष्ट्र के पहले प्रोफेशनल मराठी वर्कशॉप्स है, मैंने शुरू किए। तब 3 दिन के वर्कशॉप की 600 रुपये फीस से हमने शुरुआत की और डे 1 से वर्कशॉप बहुत अच्छे चलने लग गए। मैं अपना कर्जा भी चुका पाया। मैं अपने फैमिली से बिल्कुल पैसा नहीं लेता था। यानी मेरी फैमिली, माता पिता जो जमींदार थे, उनसे कभी पैसा न लेना मैंने तय किया था, क्योंकि उनके लिए मैं कुछ भी नहीं करता था, तो उनसे पैसा भी नहीं लेना ये मैंने तय किया था। और बाद में ये वर्कशॉप में पूरे महाराष्ट्र में, यानी केवल मुंबई तक ये सीमित नहीं रहे, मुंबई में चलते रहे, पुणे में चलते रहे, फिर पूरे महाराष्ट्र के बड़े बड़े गाँव में चलते रहे। बहुत सक्सेसफुल वर्कशॉप्स रहे। इन वर्कशॉप्स ने मुझे काफ़ी पैसा भी दिया, उससे मेरा घर बना, मेरी कार बनी। मेरा जीवन उसके जरिए चलते आया है। अब उसके जरिए मैं बहुत पैसे कमा सकता था। ये वर्कशॉप मुझे बहुत समाधान देते हैं, सेटिस्फैक्शन देते हैं, पैसा भी देते हैं, क्योंकि लोगों का जीवन बदल जाता है। इसलिए वो बहुत आदर व्यक्त करते हैं कि आपके वर्कशॉप के कारण हमारा जीवन बदला, हमारे जीवन में ये फायदे मिले, वो फायदे मिले। ये सब मेरे वर्कशॉप बहुत रैशनल होते हैं, उसमें से रैशनैलिटी निर्माण हो ये भी मैं देखता हूँ। जाने अनजाने में लोगों के अंधविश्वास कम हो ये भी मैं देखता हूँ।
कोई भी झूठी बात, कोई भी अतार्किक बात, अनसाइंटिफिक बात को मैं बढ़ावा नहीं देता हूं। मेरे वर्कशॉप में भी इस ढंग से वर्कशॉप में चलाते आया हूं 91 से लेकर अभी। ये वर्कशॉप बीच बीच में मुझे बंद करने पड़े, जैसे कि महाराष्ट्र में 2005 में जादू टोना विरोधी कानून के लिए मुझे समय देना पड़ा। अब अगर आपके प्रोफेशनल वर्कशॉप है तो 6 माह 8 माह पहले हॉल बुक करने पड़ते हैं। मेरा वर्कशॉप चलता है 4 दिन प्लस 4 दिन के व्याख्यान, यानी 8 या 10 दिन का बुकिंग होता है। बड़ा हॉल चाहिए, कम से कम 250-300 लोग बैठ सके ऐसा हॉल चाहिए। तो नेचुरली इसका बुकिंग बहुत पहले होता था, इसलिए मेरा काफ़ी नुकसान हुआ, मेरे साथियों का भी नुकसान हुआ जो वर्कशॉप आयोजित करने वाले थे। ऐसी संस्था थी, हमारे कमल खेतान जी थे, एलेक्जियर उनकी संस्था थी, उसके जरिए भी वर्कशॉप आयोजित होते थे, उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो इसलिए मुझे 2 साल तक पूरे वर्कशॉप ही बंद करने पड़े ताकि मैं सरकार को समय दे सकूं। 2005, 2006, 2007 में ऐसा समय दिया। फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हुई, तब मेरे ध्यान में आया कि मुझे पूरा समय इस काम के लिए देना बहुत आवश्यक है। तभी ये जादू टोना विरोधी कानून है, ये दोनों सभागृहों में सम्मत हो जाएगा। इसलिए मेरे पूरे साल के वर्कशॉप तय हुए थे। जिस दिन उनकी हत्या हुई तब यवतमाल में मेरा वर्कशॉप चल रहा था और वो आखिरी दिन था, और आगे के सभी वर्कशॉप मुझे बंद करने पड़े क्योंकि यहां समय सरकार के काम के लिए समय निकालना बहुत आवश्यक था। तो जादू टोना विरोधी कानून दोनों सभागृह में सम्मत हो, विधान परिषद में और विधानसभा में, असेंबली में और अपर हाउस में, इसलिए मुझे पूरे प्रयास करने पड़े। फिर बाद में ये कानून सम्मत होने के बाद में ये कानून का प्रचार और प्रसार करना बहुत आवश्यक है ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने अपने वर्कशॉप शुरू नहीं किए। पूरा का पूरा समय सरकार के लिए निकाल कर रखा, लेकिन दरमियान सरकार बदल गई, नई सरकार आई। नई सरकार के मुख्यमंत्री मेरे बहुत अच्छे पहचान के हैं, मित्र भी है। अर्थ मंत्री भी मेरे मित्र हैं, विचारों से अलग है लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। दोनों नागपुर और विदर्भ के होने के कारण पर्सनली भी जानते हैं। अर्थ मंत्री मेरे जर्नलिज्म के फ्रेंड रह चुके हैं, हम दोनों एक ही क्लास में थे। मुख्यमंत्री के पिताजी के साथ में मैंने काम किया है, मुझे बचपन से वो जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं। तो मुझे लगा कि इनका बहुत अच्छा साथ मिलेगा। उन्होंने वैसे आश्वासन भी दिया था, इसलिए करीबन 3 साल में कोई भी अलग से कमाई न करते हुए मेरा पूरा समय उसमें डालते गया। लेकिन जब ये सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती ऐसा ध्यान में आया, तब मैंने अपना पूरा ध्यान YouTube चैनल पर कंसंट्रेट किया और गए 1 साल से ये प्रयास चल रहा है। अभी जो कुछ वर्कशॉप के जरिए मैंने कमाई की उसका कुछ सेविंग है। अब मैं बहुत कम खर्चे करता हूं, पैसे बिल्कुल उड़ाता नहीं हूं। मेरे 2-3 फ्लैट्स हैं, वो सबके आधार पर मेरा ऐसे ऐसे खर्चा चल जाता है। मेरे कोई शौक नहीं है, मेरे कोई ज़्यादा खर्चे नहीं, ज़्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं है, और इसलिए ये चल रहा है। पैसे की किल्लत नहीं होती है ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस ये है कि मैं कभी भी पैसे कमा सकता हूं। जब भी मैं वर्कशॉप शुरू करता हूं तो बड़े पैमाने पर उसको लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है, पैसा भी मिलता है। लेकिन एक बार वर्कशॉप शुरू किए कि वो प्रोफेशनली बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करने चाहिए, उसको पूरी तरह से न्याय देना चाहिए, मेरा आग्रह होता है। इसलिए बाकी चीज़ों को मैं समय नहीं दे पाता हूँ। इसलिए अभी पूरा कंसंट्रेशन यूट्यूब चैनल पर हो। हालांकि ये जून जुलाई में प्लान किया था कि वर्कशॉप शुरू करूँगा, क्योंकि पैसों की बहुत आवश्यकता है, लोगों को भी बहुत आवश्यकता है। 5 साल की गैप हो गई है, लगातार लोग पूछते रहते हैं, लेकिन मैं शुरू नहीं कर पाया क्योंकि बीच में 4 महीने बर्बाद हो गए यूट्यूब चैनल के। तो इसलिए हमारा जो भी टोटल नियोजन था वो नियोजन सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि यूट्यूब चैनल की कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो हम अपलोड नहीं कर सके। ये हमने सोचा ही नहीं था कि इस ढंग से लोग तकलीफ दे सकते हैं और यूट्यूब चैनल उसको बलि चढ़ सकता है।
ऐसे कुछ लूपहोल्स हैं यूट्यूब के सिस्टम में, ये हमें पहले पता नहीं था, तो उस कारण वो समय बर्बाद हुआ। इसलिए हमने अभी जनवरी में वर्कशॉप शुरू करने का तय किया है। इन शॉर्ट, मेरे कमाई का साधन मेरे वर्कशॉप है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप। और अंधविश्वास के खिलाफ का काम ये हमारा एक, जिसको हम वॉलेंटरी काम कहते हैं, वो वॉलेंटरी काम है। ये केवल मेरे बारे में नहीं, मेरे सभी कार्यकर्ताओं के बारे में। मेरे सभी कार्यकर्ता अपने कमाई के लिए, जो भी अपना उनका जीवन यापन करने के लिए नौकरी करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं और साथ में अंधविश्वास का काम करते हैं। वैसे ही मेरी बात है, मेरे खुद के जीवन यापन के लिए मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप चलाते आया हूँ 91 से, और अंधविश्वास के खिलाफ का काम ये हमारा वॉलेंटरी काम रहा है। वैसे भी मैंने बहुत अलग अलग काम किए। मैंने होटल चलाया है, रसवंती भोजनालय चलाया है, होटल में मैनेजरशिप का काम किया है, रास्ते पर चीज़ें बेची है। इतना ही नहीं तो मैंने सेल्समैन को भी जॉब किया है। और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैं जब भी चाहूँ तो कुछ भी कर कर मैं पैसे कमा सकता हूँ, अगर आवश्यकता हो तो। और मुझे लगता है इसी कॉन्फिडेंस के कारण मैं कोई भी निर्णय अपने जीवन में ले पाया हूँ। नेक्स्ट। आप जैसे लोगों के संगठनों के कारण बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में जागरूकता फैली है। अगर ये संगठन शुरू नहीं होते तो आज समाज की हालत क्या होती? यूनुस हुक्केरी। यूनुस हुक्केरी, इनका सवाल ऐसा है कि आपने जो संगठन शुरू किया, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, उस संगठन के जरिए लोगों का बहुत प्रबोधन हुआ, लोगों में बदलाव आए। अगर इस ढंग का संगठन नहीं शुरू होता तो क्या हाल होते, समाज की क्या स्थिति होती? मैंने जब 1982 में यह संगठन शुरू किया, उसके पहले के जो हाल थे वही हाल रहते कायम। उस जमाने में मैं बहुत पढ़ने वाला, बड़े बड़े लोगों के साथ में रहने वाला, देश भर घूमकर अलग अलग विषयों पर भाषण देने वाला व्यक्ति था 1980 के पहले। लेकिन इस दुनिया में भूत नहीं होता है ये कहने वाला, आत्मविश्वास से कॉन्फिडेंटली कहने वाला वो व्यक्ति मुझे कभी जिंदगी में मिला नहीं। इस दुनिया में चमत्कार नहीं होता ये कहने वाला कोई कॉन्फिडेंट व्यक्ति मेरे जीवन में मुझे मिला नहीं। जबकि मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में था, कई विषयों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखता था, लोगों का प्रबोधन करता था, कम्युनिस्ट लोगों से, समाजवादी लोगों से, बड़े बड़े प्रोफेसरों से मेरे संबंध रह चुके हैं। बहुत इफेक्टिव पत्रकार था, बहुत इफेक्टिव वक्ता था, लेकिन ये बातों का पता ही नहीं था। गए 37 सालों में हमने जिस ढंग से काम शुरू किया और पूरे आसपास के 4-5 प्रांतों में फैलते गया, तो कम से कम उसका परिणाम आज ये देखने को मिलता है कि गांव-गांव में एक कॉन्फिडेंट लोग मिल जाते हैं, जो पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है, कोई चमत्कार कर नहीं सकता है, ये लोगों को ठगने वाले बाबा है। मेरे पहले तो बाबा और ठगना ये शब्द भी लोगों ने सुना नहीं होता था। तो ये पूरा वातावरण तो बदला है। इसके लिए बहुत बड़ी कीमत मुझे, मेरे साथियों को देनी पड़ी अपने जीवन में। हमने ये कीमत देकर, ये कीमत कोई किसी को पूछकर तो नहीं दी हमने, ये हमें अपने जीवन की आवश्यकता लगी, क्योंकि ये काम ही इतना महत्व का था। और ये सब मेहनत करने के बाद में आज जो थोड़े फल दिख रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बनना, इस विषय का एक अवेयरनेस बढ़ना, लोगों में काफ़ी इस ढंग के बदलाव आना, ये सब कुछ संभव हो पाया है। अभी कभी कभी हम लोगों में एक निराशा की भावना आ जाती है। इतनी मेहनत करो, खुद के जेब से पैसा डाल डाल कर ये काम करो, ये सब करने के बाद भी क्या हमें मिलता है? तब मैं हमेशा लोगों को सुनाता हूं और अपने आप को भी समझाता हूं कि वो सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा क्या होगी। उनके पति ज्योतिबा जी फुले इस पूना में बहुत अच्छा कमाते थे,
बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, काफी अच्छा रसूख रखते थे। वो स्त्री सावित्रीबाई फुले खुद सीखी, सीखने के बाद में लड़कियों को पढ़ाने लग गई। भारतीय परंपरा के अनुसार स्त्री ने पढ़ना सीखना यह बहुत गलत बात थी। इसलिए जब वो घर से निकलती थी, स्कूल में जाती थी, तो काफी लोग उनको गालियां देते थे, उल्टा कहते थे, वेश्या कहते थे। वो जो रास्ते से जाती है तो कई लोग जाते वक्त उनके शरीर पर गंदगी फेंकते। वो हमेशा अपने स्कूल जाते समय अपने साथ में एक एडिशनल साड़ी लेकर जाती थी, जिसको पातड़ कहते हैं। और स्कूल में जाने के बाद में अपना पातड़ यानी साड़ी बदल लेती थी। फिर भी वो लड़कियों को सिखाते गई। जिस पुना के लोगों ने उन पर गंदगी फेंकी, उनको गालियां दी, भद्दी भद्दी गालियां दी, आज उन्हीं की ग्रैंड मदर सीखी है, माएँ सीखी है, बेटियां सीखी है, सीख रही हैं। तो उन्होंने इतना सहा, तब जाकर ये प्रक्रिया शुरू हुई ना। पूरे भारत में आज लड़कियां सीखती हैं, नहीं तो हमारे भी हाल अफगानिस्तान जैसे होते। तो ये किसी ना किसी को कीमत देनी पड़ती है। तो ये कीमत देने का, जैसा सावित्रीबाई फुले जी ने कीमत दी, वैसे कीमत देने की हमारी बारी है, ऐसा मानकर इतने सालों से ये काम करते आए हैं। और इसीलिए इतना इस ढंग का वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन 37 सालों तक चलता है, जिसमें से एक भी कार्यकर्ता को एक पैसा नहीं मिलता है। और वो खुद पैसा, अपना कमाई का पैसा इसमें डाल डाल कर काम करते हैं। 37 सालों तक काम करते रहते हैं। और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सैकड़ों लोग इसमें काम करते हैं। ये सब इस प्रेरणा के कारण संभव हो चुका है। ये जो जिसको हम मिशनरी स्पिरिट कहते हैं, ये स्पिरिट के कारण ये संभव हुआ। और ये आवश्यक है। इसी के कारण तो हमारा समाज जीने लायक है। ऐसे कई लोग होते हैं, हम कोई केवल अपवाद नहीं है। ऐसा काम करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत नज़दीक से मैं देखते आया हूँ। इसलिए मुझे हम कोई बहुत अलग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा कभी लगता नहीं है। बहुत ऐसे लोग मैं देखते आया हूँ हमारे जीवन में। आगे ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे भौतिकवाद बढ़ता है या विलासिता वाला जीवन में बढ़ावा होता है, वैसे वैसे रोजगार के कई तरीकों का निर्माण होता है। यह सच है क्या? गांधीयन इकोनॉमिक्स से जुड़ा सवाल है। अंकित पटेल इन्होंने पूछा। अंकित पटेल, इनका सवाल है, जैसे जैसे विलासिता जीवन को बढ़ावा मिलता है या फिर वो बढ़ते रहता है, वैसे वैसे अनेक प्रकार के रोजगार निर्माण होते हैं, क्या इसमें सच्चाई है क्या? जो मैंने गांधी जी का हिंद स्वराज्य इस विषय को रखा है, उसके संदर्भ में यह सवाल है। विलासिता का जीवन शुरू होना कब संभव होता है? एक तरीका यह हो सकता है कि जब सबका पेट भर जाए, सबका पेट भरने के बाद में उनके पास में समय है, और ये बचा हुआ समय फिर विलासिता में खर्च होता है, और इसलिए विलासिता के साधन बढ़ते हैं। सभी कल्चर्स का विकास कब हुआ है? जब पेट भरना यानी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, खाने पीने की आवश्यकताएं जब पूरी होती है, तब जाकर आगे सब चीजें बढ़ने लगती हैं। तब लोग संगीत के ऊपर समय देंगे, संगीत के लिए बहुत मेहनत लेंगे, उसमें अलग अलग अनुसंधान करेंगे, उस संगीत की कला को बढ़ाएंगे, चित्रकला की कला को बढ़ाएंगे, नृत्य कला को बढ़ाएंगे। ये संभव होता है। अगर इस अवस्था में ये विलासिता जिसको हम कहते हैं, या फिर कल्चराइजेशन, बेटर कल्चराइजेशन, ये बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन दूसरा एक तरीका है, बहुत बड़ा तबका एकदम से गरीब रहे,
आधा पेट जिए। उनका शोषण कर कर जो पैसा इकट्ठा होता है किसी राजा के पास में, वो राजा विलासिता का जीवन जिए। फिर नृत्य करने वालों को वो बहुत महत्व दे, उनको पैसा दे, संगीत वालों को बहुत महत्व दे, उनको पैसा दे। और इसलिए राजा के कारण, राजा के इस विलासिता के कारण फिर अलग अलग चीजों को बढ़ावा मिलता है। यानी उसके विलास को भी बढ़ावा मिलता है, संगीत को भी बढ़ावा मिलता है, नृत्य कला को भी बढ़ावा मिलता है, चित्रकला को भी बढ़ावा मिलता है। ये दो पॉसिबिलिटीज है। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटीज तो बहुत भयानक है ना। शायद 5,000 साल की भारतीय जो कल्चर है उसमें पहली पॉसिबिलिटी ज्यादा महत्व की थी। हर गांव एक यूनिट था, वो स्वयंपूर्ण था, स्वावलंबी था। गांव के हर व्यक्ति का पेट पूरी तरह से भर जाता था। और फिर उसके बाद में जो छोटे छोटे शहर निर्माण हुए जहां राजा रहते थे, वह इस ढंग की कल्चर डेवलप हुई। धीरे धीरे ये परिस्थिति बदलती गई। ये गांवों का शोषण कर कर पैसा इकट्ठा होते गया और उसके आधार पर विलासिता का जीवन शुरू हुआ। यह स्थिति निर्माण हुई। तो ये विलासिता के कारण नए रोजगार कैसे उपलब्ध होंगे? अब रहा सवाल आज की परिस्थिति में। आज की परिस्थिति में बड़े बड़े मॉल्स खड़े हुए, ब्रांडेड कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं। इस कारण रोजगार उपलब्ध हुआ कि नहीं हुआ? मॉल्स में तो कुछ लोग काम करते हैं ना। मॉल्स में थिएटर होते हैं, लोग थिएटर में जाते हैं। एक फैमिली के 2 लोग अगर थिएटर, या 3 लोग, बच्चा साथ में है, 3 लोग गए, कम से कम 1,000 रुपए उनको खर्च करने होते हैं, तब पिक्चर पूरा होता है। पिक्चर के साथ में बीच में कुछ खाना भी है। अब इस कारण रोजगार बढ़ा कि नहीं? हाँ, बढ़ा ना भाई। ये मॉल्स में जो मल्टीप्लेक्स होते हैं वहां काम करने वाले कुछ लोग होते हैं। बीच में खाने के लिए जो समोसा देते हैं या फिर कॉर्नफ्लेक्स देते हैं, वो सप्लाई करने वाले को भी काम मिला है। ये मॉल्स में जो कपड़े बेचने वाले हैं, ब्रांडेड कपड़े बेचने वाले हैं, उस कारण भी कुछ रोजगार उपलब्ध हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स अलग अलग गैजेट्स हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध हुआ है। ये जो विलासिता का जीवन जो हम कहते हैं, उस कारण कुछ रोजगार तो उपलब्ध होते हैं। लेकिन ये कब जब तारीफ करने लायक चीज बनेगी? जब हमारे भारत के हर व्यक्ति का पेट पूरी तरह से अच्छे ढंग से भर जाए, वो कम से कम गरीबी रेखा के ऊपर हो, और उसके बाद में ये विलास की चीजें हो, तो उसकी तारीफ की जा सकती है। जब पूरे भारत में 28.7% लोग, यानी 29% लोग दरिद्रता सीमा रेखा के नीचे जी रहे हैं, जिनको इंसान जैसा जीवन भी जीने को नहीं मिलता है, और करीबन 69% लोग, यानी 70% लोग के आसपास लोग $2 में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसको गरीबी माना जाता है, तो ये 30% की इकोनॉमी जिनको विलासिता प्राप्त होती है या हो सकती है, उसकी हम कैसे तारीफ करें? और ये 30% की विलासिता के कारण कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा? ये 70% लोगों को मारकर जो चल रही है हमारी अर्थव्यवस्था, उसमें तो रोजगार के अवसर कम ही होते हो गए, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही गई है। इसलिए रोजगार तो हर चीज में से उत्पन्न होते हैं। शादी ब्याह में बैंड बाजा बजाते हैं, उसमें रोजगार उपलब्ध होता है कि नहीं? हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं, उसमें रोजगार उपलब्ध होता है कि नहीं? कोई ना कोई पकाने वाला होता ही है ना। तो इसको रोजगार कहेंगे आप कि वेस्टेज कहेंगे? रोजगार कहां उपलब्ध होना चाहिए जिससे ऐसी अर्थव्यवस्था पनपे कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध हो। और यही शुरुआत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, जिसको हम मिश्र अर्थव्यवस्था कहते हैं। उन्होंने
ये जो रिसोर्सेस है, पूरे देश के रिसोर्सेस, यहाँ के पूंजीपतियों के रिसोर्सेस, यहाँ के गवर्नमेंट के रिसोर्सेस, ऐसे चीजों में डाला कि जिससे पूरे देश का विकास हो, औद्योगिक विकास हो तो भी देश का विकास हो। पोलाद पर खर्चा किया, पोलाद के कारखानों पर खर्चा किया, कार के कारखानों पर खर्चा नहीं किया। तब स्कूटर्स भी बहुत नियंत्रित थे, गाड़ियों का यानी कार्स का उत्पाद भी बहुत नियंत्रित था, खुला नहीं था, क्योंकि जो आवश्यक है उसका उत्पाद होना चाहिए। ये मिश्र अर्थव्यवस्था की जो शर्तें थी वो हमने छोड़ दी। अब ये हम खुली अर्थव्यवस्था में आए। यहां जो बिकता है उसको लोग बेचते हैं, या फिर बिकने के लिए अवसर निर्माण करते हैं, परिस्थिति निर्माण करते हैं, साइकोलॉजी निर्माण करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट के जरिए आपके दिमाग में, जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग पैसा खर्च करने की क्षमता रखते हैं, ये जो 30% लोग हैं, उसमें भी ज्यादातर 20% ऊपर के लोग हैं, ये लोग खर्च करें इस ढंग से। ये सब विलासिता के जो चीजें हैं वो बनाई जाती है, उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, उनके बिन जी नहीं सकते ऐसा आभास निर्माण किया जा सकता है। हमारे सभी कोल्ड ड्रिंक्स, उससे कोई शरीर का धारण होता है? ये शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसकी कितनी एडवर्टाइजमेंट कि हर व्यक्ति को लगे कि हम उसको पिए, पीने के बाद में हमको समाधान मिले। तो ये आवश्यकता नहीं है जीवन की, ये आवश्यकता साइकोलॉजिकली क्रिएट की जाती है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कोई भी कारण से रोजगार कुछ संख्या में उपलब्ध तो होते हैं, लेकिन विलासिता के जीवन पर जो खर्च किया जाता है उससे लोगों का, पूरे देश का भला होना संभव नहीं होता है। इसलिए वो गलत अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, ये हमने समझ लेना चाहिए। किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए आपकी मेथड क्या होती है? किस तरह से सवालों के जवाब देना सही होता है, या उसके बारे में आप कुछ बताना? सवाल डायरेक्टली ऐसा पूछा गया है, किसी भी सवाल का जवाब किस तरह देना चाहिए और आपकी जवाब देने की मेथड क्या है? योगेश राणे। योगेश राणे, इनका सवाल है, जब भी आपको सवाल पूछा जाए तो किस ढंग से सवाल का जवाब देना चाहिए और उसकी मेथड क्या होनी चाहिए। अब इस सवाल का जवाब बहुत कठिन है। अब इस सवाल का अगर आपको जवाब देना है, एक्सटेम्पोर जवाब देना है, तुरंत जवाब देना है, और आपको जवाब देने के लिए समय है, ये दोनों में अंतर हो जाता है। अगर आपको लाइव जवाब देना है, तुरंत जवाब देना है, तो आप कोई रेफरेंसेस चेक नहीं कर सकते हो, आपको आवश्यक है वो जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकते हो। आपके दिमाग में आज तक जो भी ज्ञान है, अनुभव है, उसके आधार पर आपको जवाब देना है। इसलिए इन दोनों सवालों के जवाब में अंतर हो जाता है। अगर आपको तैयारी करने का अवसर मिल जाए उसी जवाब का, यानी उसी सवाल का जवाब देने के लिए, तो शायद आप कुछ नंबर्स इकट्ठा करो, जानकारी इकट्ठा करो, उसकी बारीकियां समझ लो, और फिर बहुत अच्छे ढंग से प्लान कर उसका जवाब दो। अब मेरे जैसे व्यक्ति के जीवन में लाइव जवाब देने होते हैं, और ये एक दिन में संभव नहीं होता है। जब आप एक विषय की तैयारी करते हो, लोगों के सामने रखते हो, लोग आपसे सवाल पूछते हैं, हर सवाल का आपको जवाब देना होता है, तो धीरे धीरे ये सभी ज्ञान आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है, आपके ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। मैक्सिमम चीजें आपको तुरंत याद आती है, तुरंत उसका उपयोग आप कर सकते हो। इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत चाहिए। और सबसे पहली बात, आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए प्रेरणा चाहिए।
यानी आपको ही अगर ऐसा लगता है कि क्या सवालों के जवाब देना, यानी मेरे कई साथी मुझसे कहते हैं सर क्या वही वही सवालों के जवाब आप देते रहते हो, लोग आपसे पूछते रहते हैं, आप क्यों नहीं कहते हो कि पढ़ाओ, मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, हर वक्त क्यों आप जवाब देते रहते हो। मैं लाइव की बात कर रहा हूँ, यानी लाइव अभी यूट्यूब का प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी मेरे व्याख्यान होते हैं, लोग मिलते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो सालों से मैं लोगों के सवालों के जवाब देते आया हूं, क्योंकि मुझे ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मुझे लगता है। एक जमाने में मैं बहुत सवाल पूछता था, यानी मेरा पूरा बौद्धिक विकास ही सवाल पूछ पूछ कर हुआ है। आचार्य दादा धर्माधिकारी जैसा इतना बड़ा वक्ता, इतना विद्वान वक्ता, जब भी मैं सवाल पूछता वो बहुत शांति से, न चिढ़ते हुए, अरे क्या कितने प्राथमिक सवाल पूछता, अभी कभी उन्होंने मुझसे कहा नहीं, और हर सवाल का बहुत अच्छा जवाब वो देते गए। सेम मुझे ये अनुभव आया जब मैं आर्ट्स कॉलेज में गया। साइंस कॉलेज में तो मैं सवाल वगैरह पूछना मेरे लिए संभव नहीं था, साइंस विषय भी ऐसा था, प्राध्यापक लोग रट कर आते थे, रट कर क्लास में पढ़ाते थे, हम रट कर पेपर में लिखते थे। लेकिन जब मैं आर्ट्स कॉलेज में आया तब मुझ में काफी बदलाव हो चुका था। मैं काफी पढ़ता था, कई विषयों पर बोलता था, तो मैं अपने अध्यापकों को सवाल पूछता था और हर विषय के अध्यापक स्टडी कर कर मेरे सवालों का जवाब देते थे। जब वो उसी दिन क्लास में जवाब नहीं दे पाए तो मुझसे कहते थे कि नेक्स्ट पीरियड है 3 दिन बाद, तब मैं आपको इसका जवाब दूंगा, और वो पढ़कर आते थे और उसका जवाब देते थे। तो मेरे जीवन में ये जो फायदा मुझे मिला मेरे अच्छे अध्यापकों के जरिए, दादा जैसे व्यक्तियों के जरिए, तो इससे कितनी सहूलियत मिलती है, इंसान कितना सोच सकता है। सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जो लोग मदद करते हैं, उस कारण वो अपना बौद्धिक विकास कैसा कर सकता है, ये मेरा खुद का अनुभव है। और जिन सवालों के जवाब मैं कभी ढूंढ नहीं पा रहा था या फिर किसी से प्राप्त नहीं कर पा रहा था, उन सवालों के जवाब मैंने अपने जीवन में जब प्राप्त किए हैं, तो ये लोगों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए अनायासा बहुत ही अंदर से प्रामाणिकता से मैं लोगों के सवालों का जवाब देना चाहता हूं, और वो सब मेरे जवाबों में आता है। अब रहा सवाल, आपके सवालों के जवाब कैसे होने चाहिए। सवालों के जवाब देते वक्त सबसे महत्व की बात होती है कि वो कन्विंसिंग होने चाहिए। यानी किसी ने सवाल पूछा है, उसको चुप करने के लिए आपका सवाल का जवाब नहीं होना चाहिए। अब मुझे मेरे जीवन में ऐसा कभी कभी करना पड़ा। कोई अगर डिलिबरेटली आड़ा टेढ़ा सवाल पूछे, मेरा विषय वैसा है अंधविश्वास के खिलाफ, और मेरे ध्यान में आता था कि ये इसका प्रामाणिक सवाल नहीं है, ये केवल इस व्याख्यान में या फिर मेरे भाषण के परिणाम में कुछ अड़चन पैदा करना चाहता है, इसलिए डेलिबरेटली टेढ़ा सवाल पूछ रहा है, तो मैं उसको टेढ़े जवाब देता। मैं सीधा उसको आह्वान देता, ठीक है आपका विश्वास नहीं है, मैंने आपके सामने बात रखी, चलो फिर ले आइए ना, एक 25 लाख का तो प्राइज है, चलो कब लाते हो, और फिर उसको नॉन प्लस कर देता। लेकिन जो व्यक्ति प्रामाणिकता से सवाल पूछ रहा है, उसका खुद का विश्वास है, चाहे वो अंधविश्वास है लेकिन खुद का है, वो मानता है कि ये सच्चाई है और इसलिए सवाल पूछ रहा है, तो कभी मैंने उसको आह्वान नहीं दिया। यानी आह्वान का उल्लेख भी करूंगा तो ऐसा करूंगा कि पहले पूरी बातें समझाऊंगा और फिर कहूंगा कि इसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आया, ऐसा लगता है, विश्वास नहीं होता है, तो ठीक है ना कोई इस ढंग के बाबा है, चमत्कारी पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, उनको आगे ले आइए, उनको 25 लाख रुपए दिलवा दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि लोग कैसे भाग जाते हैं। शायद तब आपको मेरी बात पर विश्वास निर्माण होगा। यानी इस ढंग से उस बात को रखूंगा, उसको नॉन प्लस करने के लिए मैं जवाब नहीं दूंगा। अब कन्विंसिंग जवाब कैसे होने चाहिए, ये तो आपको अनुभव से सीखना होता है।
मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जो भी बात लोगों के सामने कहूं वो कन्विंसिंग हो। अब कन्विंसिंग केवल तार्किक चीजों के आधार पर नहीं होता है। सत्य मटेरियल यानी सच्चाई वाला नॉलेज और उसके आधार पर तर्क, ये दोनों चीजें साथ में रखकर ही किसी को आप कन्विंस कर सकते हो। और केवल सच्चा मटेरियल सामने रखकर भी लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हो। इसलिए मटेरियल भी चाहिए, जानकारी भी चाहिए, उस सच्ची जानकारी के साथ में तर्क भी आपको लोगों के सामने रखना आवश्यक होता है। और दूसरा, उसका जो सवाल है, उसने जो सवाल पूछा है, तो उसके पीछे की मानसिकता भी आपको जाननी चाहिए। मुझे इस काम में सबसे बड़ा फायदा इस बात का मिला कि मैं एक जमाने में बहुत अंधविश्वासी था, बहुत पढ़ता था, लेकिन काफी विषयों के बारे में अनजान था। यानी कई विषयों का ज्ञान मुझे शून्य था। इसलिए एखादे व्यक्ति को एखादे विषय का ज्ञान शून्य होने के बाद में उसके उस विषय के बारे में क्या मानसिकता होती है, यह भी मुझे बहुत अच्छे ढंग से समझ में आता है। और एखादी व्यक्ति अगर अंधविश्वासी है तो उसकी मानसिकता क्या होती है, उसके मानसिकता को किस ढंग से टैकल करना चाहिए, क्योंकि एक जमाने में वो मेरी मानसिकता थी, ये मेरे ध्यान में आता है। इसलिए उस व्यक्ति की मानसिकता समझकर उसको कन्विंसिंग हो इस ढंग से जवाब देना संभव होता है। तो यानी उसके मन में जो सवाल है उसको समझ ले और वो अपना सवाल है ऐसा माने और उस सवाल का जवाब देना शुरू करे। अब जब कोई मुझे आड़ा टेढ़ा सवाल पूछता है, किसी ने बीच में मुझे सवाल पूछा कि आप कह रहे हो कि डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत सच है, आप कह रहे हो कि पहले इंसान बंदर था, फिर आज के बंदर क्यों नहीं इंसान बनते। तब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपने क्या डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत पढ़ा है क्या? हाँ बोले, मैंने पढ़ा है। मैंने कहा कि भाई साहब, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप मुझसे झूठ मत बोलिए, क्योंकि आपने अगर अध्ययन किया होता डार्विन के उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत का, तो आप ये सवाल ही नहीं पूछते कि आज के बंदर क्यों नहीं इंसान बन रहे। आपके सवाल पर से मेरे ध्यान में आया कि आपको डार्विन के उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत बिल्कुल मालूम नहीं है। फिर धीरे धीरे उनसे मैं बात करते गया, समझाते गया और उनसे कहा कि आप जो सवाल पूछ रहे हो वो सब मेरे सवाल है। एक जमाने में ये सब सवाल मुझे पड़े थे और इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते ही ये सब जवाब मुझे मिलते गए हैं और उसमें परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए आप ऐसा मत मानिए कि आप ये सवाल पूछ रहे हो इसलिए आप में कुछ कमी है। उल्टा ये अच्छी बात है कि आपके सामने ये सवाल खड़े हुए हैं, यानी आप में परिवर्तन की गुंजाइश है। लेकिन इसके लिए आपको ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, एंथ्रोपोलॉजी का अभ्यास करना पड़ेगा, इसके ऊपर ऐसी ऐसी किताबें हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत जो है वो किसी से समझ लेना होगा। कई अध्यापक होते हैं जिनको बहुत अच्छे ढंग से इसकी जानकारी होती है, उनसे मित्रता कीजिए, उनसे उसकी बारीकियां समझ लीजिए, वगैरह वगैरह। उनसे साथ में मैं बात कर पाया। तो सबसे पहले सामने के व्यक्ति का खुद की मानसिकता क्या है, इसको भी समझना आवश्यक होता है। और फिर अंदर से आपको लगना चाहिए कि इनके जवाब मुझे देने हैं और कन्विंसिंग जवाब देने हैं। फिर बाकी तो काम आपका ब्रेन बहुत अच्छे ढंग से कर जाता है, आपका अनुभव उसके साथ में और बाकी चीजें जोड़ते जाता है। क्या ओंकार का उच्चारण करने से आवाज अच्छी होती है? योगेश राणे। योगेश राणे, इनका सवाल है, क्या ओंकार का उच्चारण करने से आपकी आवाज अच्छी होती है?
अब ये ओंकार का उच्चारण करने से आवाज अच्छी होती है, ये तो एक केवल मानसिकता है। लेकिन स्पष्ट उच्चारण की आदत से आप आपका उच्चारण सुधार सकते हो, यह बात सही है। या फिर जिसे रियाज कहा जाता है, यानी अलग अलग स्वर कैसे निकालना। भाई बोलना तो हम सीखते हैं, जन्मजात तो हमें बोलना आता नहीं है। बोलने की प्रक्रिया, आवाज करने की प्रक्रिया, ये नेचुरल है, जन्मजात। लेकिन बोलने की प्रक्रिया हमको सीखनी होती है। तो आवाज का मॉड्यूलेशन करना यह भी हमको सीखना होता है। इसको हम रियाज कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ खास चीजों का उच्चारण हमें मदद करता है। यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उसके स्पष्ट उच्चारण करना, इससे आवाज खुलने में काफी मदद होती है। आप ज्यादा अल्फाबेट्स का उसमें उपयोग करते हो, शायद इंग्लिश में इतने अल्फाबेट्स है ही नहीं, इसलिए आपके उच्चारण सभी भाषाओं के बारे में ज्यादा स्पष्ट होते हैं। यहां तक इसमें सच्चाई है। अब ऐसे अजान बोलने से भी आपकी आवाज खुलती है, ओम बोलने से भी आपकी आवाज खुलती है, खुले आवाज में भजन बोलने से भी, अलग अलग भजन, चाहे तुकाराम जी के हो, चाहे ज्ञानेश्वर जी की ओवी हो, वो बोलने से भी आपकी आवाज खुलती है, उससे भी आपको रियाज होता है। और कई अच्छे गाने बोलने से भी आपका आवाज खुलता है, उससे भी रियाज होता है। इसलिए ओम ये शब्द में कोई विशेषता है ऐसा मत मानकर चलिए। अलग अलग शब्दों का उच्चारण करते वक्त हमारी स्वर यंत्रणा, अंदर के जो ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो अलग अलग ढंग से काम करते हैं और उन सभी को उस ढंग से काम करने की आदत पड़े, इसलिए ये रियाज महत्व का होता है। तो रियाज कर कर उसके तरफ देखिए, प्रैक्टिस कर कर उसके तरफ देखिए। कोई ओम में पवित्रता है, खास शब्द है, इसलिए ओम बोलने से आपकी आवाज बहुत अच्छी बन जाएगी, इस पर केवल विश्वास मत रखिए। ये प्रैक्टिस का एक हिस्सा हो सकता है ओम। और क्या आपको लगता है कि रामदास आठवले जैसे नेताओं के का वक्तृत्व अच्छा है, और अगर नहीं है तो फिर भी वो लीडर कैसे बन जाते हैं, वही करते हैं? अभय कथले इनका सवाल है कि रामदास जी आठवले, इनका क्या वक्तृत्व अच्छा है? अगर उनका वक्तृत्व अच्छा नहीं तो वो लीडर कैसे बन जाते हैं? रामदास जी आठवले को मैंने दो तरीके से देखा है। एक दलित पैंथर के जमाने के रामदास जी आठवले, उनको मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मेरा परिचय ही उस जमाने में उनके साथ में हुआ 90 में, जब शिवसेना के साथ में, यानी आनंद जी दिघे शिवसेना के जो ठाणा प्रमुख थे, उन्होंने मेरे एक शिविर को उद्ध्वस्त किया था। फिर बाला साहब ठाकरे जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि श्याम मानव को मुंबई में पाए रखने नहीं देंगे, मुंबई में पैर नहीं रखने देंगे। अब बाला साहब जी ने कहा, इसका मतलब वही समझ सकता है जिसको मुंबई में शिवसेना क्या चीज है ये पता होगा। और उस वातावरण में शरद पवार जी तब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरा संरक्षण मेरे पीछे खड़ा किया और हमारी लड़ाई शुरू हुई। उस लड़ाई में मैं शिवसेना के साथ में कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। मैं बहुत होशियार आदमी हूं, मैं क्या काम कर रहा हूं इसके बारे में मेरे मन में स्पष्टता है। ये जो अंधविश्वास के खिलाफ काम है, ये कोई भी पॉलिटिकल संगठन के साथ में झगड़ने में अपनी एनर्जी खत्म कर दे और काम को खत्म कर लिए, मुझे मान्य नहीं था। इसलिए मैं शिवसेना के साथ में कोई पंगा नहीं लेना चाहता था, पंगा लेकर बड़ा भी नहीं होना चाहता था। शायद मैं पंगा लेता तो बहुत बड़ा माना जाता, लेकिन उससे मेरे काम की बहुत क्षति हो जाती।
और उस वातावरण में रामदास जी आठवले मेरे साथ आए। उनकी और मेरी कंबाइन सभा पहली जो हुई वो मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय के हॉल में हुई। हॉल के अंदर तो बहुत कम लोग थे, बाहर हजारों की तादाद में लोग थे। मीराजी बोरवणकर उस समय ये आईपीएस अधिकारी, उस समय दादर जोन की डीसीपी थी। पहला भाषण हो चुका था, इसलिए उनका काफी विश्वास था मुझ पर। लेकिन उनके मन में डर था कि ये रामदास जी आठवले और शिवसेना ये हमेशा एक दूसरे के साथ में झगड़ते आए हैं, मारपीट करते आए हैं, तो इनका कैसा होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो बहुत अच्छे ढंग से संभाल लेते हो, आप रामदास जी को भी समझाइए कि झगड़ा मत बढ़ाइए। तब मुझे कहना पड़ा कि रामदास जी को मैं कैसे समझा सकता हूं, वो एक दलित पैंथर जैसे बड़े संगठन के नेता है। मेरी और उनकी पहचान अभी अभी हुई है। मैं पहले उनका नाम जानता था लेकिन कभी एक मिले नहीं थे। और भाषण की शुरुआत हुई तो मैंने इतना ही कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, आप अपने तरीके से सुरक्षा कीजिए, वो पहले बोलेंगे और कुछ कम ज्यादा हुआ तो मैं संभाल लूंगा। और रामदास जी उस दिन जिस ढंग से बोले, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। ना मेरी उनसे बातचीत हुई थी, ना मैंने उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने शुरुआत ही ऐसी की कि मैं जानता हूं कि यहां बहुत बड़े पैमाने पर शिवसैनिक इकट्ठा हुए, हजारों की तादाद में। मेरे भी दलित पैंथर के लोग हजारों की तादाद में। हम हमेशा एक दूसरे के साथ में झगड़ते आए। हमने आपके 4 लोग मारे, नहीं 5 लोग मारे, और आपने हमारे 4 लोग मारे। हम झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे के साथ में मारपीट करते रहेंगे। लेकिन आज मैं इसलिए नहीं यहां आया हूं। मैं आज श्याम मानव जी के काम को समर्थन देने के लिए यहां क्यों आया हूं? क्योंकि वो मेरे बाप का काम करते हैं, और मेरे बाप का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। इसलिए मैं श्याम मानव जी के काम को समर्थन देने के लिए उनके साथ में स्टेज पर खड़ा हूं। लेकिन जैसे वो मेरे बाप का काम करते हैं, वैसे ही वो आपके ग्रैंडफादर का भी काम करते हैं। आपके ग्रैंडफादर का नाम है प्रबोधनकार ठाकरे, बड़ा साहब ठाकरे के पिताजी। वो तो आपके ही ग्रैंडफादर का काम करते हैं ना। बाकी हम झगड़ते रहेंगे, लेकिन यहां पर आपने हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपके ग्रैंडफादर का काम और मेरे बाप का काम मानव साहब कर रहे हैं। और पूरा वातावरण बदल गया। ये जो इंटेलिजेंस इस आदमी का मैंने देखा है, मैं उस पर फिदा हूं। आगे हमारे पूरे मुंबई और ठाणा में 50 कार्यक्रम हुए, उनमें से करीबन 25 कार्यक्रमों में रामदास जी आठवले मेरे साथ थे। हर कार्यक्रम में 400 के ऊपर पुलिस हाजिर रहते थे सुरक्षा के लिए। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा होते थे, और इन हजारों में मेजॉरिटी शिवसैनिक हाजिर रहते थे। उसके बाद में मेरी शिवसेना के साथ में अच्छी मित्रता हो गई कि भाई ये काम अपने आजोबा का यानी प्रबोधनकार ठाकरे का काम करता है, अच्छा काम करता है, हमको मान्य हो न मान्य हो लेकिन अच्छा काम करता है। उस रामदास जी आठवले को मैंने देखा है, दलित पैंथर का काम करने वाले रामदास जी को मैंने देखा है। चाहे वो बहुत अच्छे वक्ता ना हो, लेकिन उनको लोगों की साइकोलॉजी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आती है। एमपी बनने के बाद में भी मैंने उनको देखा है, लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उनके पास कोई आदमी कहीं से आता है, खाया कि नहीं पूछते हैं, उसको खाना खिलाने की व्यवस्था करते हैं, अर्जी लिख कर देते हैं। मैं उनसे कहने लग गया कि आप इतने बड़े संगठन के प्रमुख हो, तब वो आरपीआई के प्रमुख थे,
आप कैसे हर व्यक्ति की अर्जी लिख कर दे सकते हो? ये काम आपका नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन ये भी काम करते हुए मैंने देखा है। वो लोगों से किस ढंग से बात करते हैं, किस ढंग से अपनापन महसूस करते हैं, उसके लिए दौड़ के जाते हैं। अब मेरे संगठन को मदद कर कर तो उनको कोई फायदा नहीं था, पॉलिटिकल तो कोई फायदा नहीं था, लेकिन जब भी आवश्यकता होती है वो दौड़ कर आते हैं। और ये उनके हर कार्यकर्ता के लिए वो करते आए हैं, इसलिए वो इतने बड़े लीडर हैं। लीडर केवल भाषण से नहीं बनता है। और मेरे ये जो 15-20 कार्यक्रमों में रामदास जी बोले, वो बहुत अलग ढंग से बोलते थे, सीरियस बात को रखते थे। ये जब से वो एमपी बने, जब वो मंत्री थे तब भी बहुत सीरियस बात रखते थे। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे वो। जब वो महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने, शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे। शरद पवार जी बहुत पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जाते थे। पूरे महाराष्ट्र से उनको मिलने के लिए लोग आते थे। और रामदास जी आठवले मुख्य यानी कैबिनेट मंत्री बने सामाजिक न्याय विभाग के। पूरा मंत्रालय रामदास जी आठवले जी को मिलने को आने वाले लोगों से भर जाता था। इतने वो लोकप्रिय थे। महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग अपना आदमी मंत्री बना इसलिए आते थे। और कई सरकारी अधिकारी मुझसे कहते थे कैसे आपके मित्र हैं, क्योंकि रामदास जी जब सामाजिक न्याय मंत्री बनना उनको ऑफर आई शरद पवार जी की ओर से, तो उन्होंने अपने नजदीक के मित्रों को पूछा क्या मैं मंत्री बनूं। मुझसे भी पूछा था। मैंने कहा भी था कि आपका मेरे जैसा काम नहीं है, आपका पॉलिटिकल एक्टिविटी है, और पॉलिटिकल एक्टिविटी में सत्ता बहुत महत्व की होती है, इसलिए आपने सत्ता तो ग्रहण करनी चाहिए। सभी मित्रों ने उनको समर्थन दिया था। तो इतनी उनकी लोकप्रियता थी, और किसी को कुछ भी लेटर लिख कर देते थे। तो कई आईएएस ऑफिसर मुझसे कहते थे कि कैसे आपके मित्र हैं, कुछ भी लिख कर देते हैं हर एक को, ऐसा नहीं करना चाहिए मंत्री ने। ऐसा एक मिट्टी से जुड़ा हुआ ये आदमी, प्रामाणिकता से अपने जीवन में काम करने वाला एक आदमी। अब पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होते हैं, जो भी पॉलिटिक्स में काम करता है, मैं अपनी मॉरलिटी उन पर लादना योग्य नहीं समझता हूं, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स करना है। लेकिन फिर भी एक प्रामाणिक व्यक्ति कर मैं उनको जानता हूं। ये जब एमपी बने तब से ये उन्होंने ये कविताएं करने बड़े पैमाने पर शुरू की, उसको लोगों को अच्छा रिस्पांस मिलते गया, और इस कारण एक हंसी मजाक करने वाले, एक सीरियस बहुत नहीं होने वाले इंसान वो है, ऐसा इमेज पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में उनकी क्रिएट हुई है। लेकिन वो पर्सनल जीवन में बहुत सीरियस है। उनको कई चीज़ों की बहुत अच्छी समझ है। वो अपना भाषण में बहुत वैचारिक या बौद्धिक बात नहीं रखते, इसलिए उनको बहुत समझ नहीं है, ऐसा कई लोगों को लगता है। लेकिन मैं मेरे इतने साल के अनुभव के आधार पर कहता हूं कि इस व्यक्ति को बहुत अच्छी समझ है, प्रश्नों का बहुत अच्छा ज्ञान है। लेकिन उन्होंने एक हंसोड़ अपनी इमेज तैयार करवा ली है। वो क्योंकि मुझे खुद को लगता है कि ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। वो एक सीरियस व्यक्ति है, सीरियस व्यक्ति की ही उनकी इमेज रहनी चाहिए थी। अब रामदास जी आठवले बहुत अच्छा वक्ता है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो लोगों की सभाएं बहुत अच्छे ढंग से निपटते हैं, लोगों से बहुत अच्छे ढंग से संवाद करते हैं। उनकी लाखों की सभाएं मैंने देखी है, और लोग प्रभावित होते हुए भी मैंने देखा है। और ऐसे कोई कविता न करते हुए, कोई हंसी मजाक न करते हुए, सीरियस बात करते हुए भी मैंने उनको सुना है। तो रामदास जी आठवले बहुत अच्छे वक्ता है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वक्तृत्व केवल नेता बनने के लिए आवश्यक नहीं होता है। आप लोगों के लिए क्या करते हो, कितनी मेहनत करते हो, लोग आप पर कितना विश्वास रखते हैं,
इन सब चीज़ों पर ये डिपेंडेंट होता है। उन्होंने जो निर्णय पॉलिटिकल लिया शिवसेना और बीजेपी के साथ में जाने का, ये योग्य है नहीं योग्य है, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। ये मुझे मान्य है नहीं मान्य है, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। लेकिन रामदास जी आठवले के नेता बनना ये कोई आसमान से हुई बात नहीं है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। दलित पैंथर में एक सामान्य कार्यकर्ता था, वहां से लेकर यहां तक वो पहुंचे हैं। बहुत मेहनत, एक मिशनरी स्पिरिट, लोगों के लिए काम करने की प्रेरणा, ये उनके जीवन का हिस्सा रहा है और इसीलिए वो इस ढंग के नेता बन पाए हैं। वक्तृत्व से ही केवल कोई नेता नहीं बन सकता है। यूरोपियन भौतिकवाद का विकास किसानों और मजदूरों या अन्य गरीब लोगों के शोषण पर टिका हुआ है और इसी कारण गांधी जी ने सादगी को समर्थन दिया था। लेकिन अगर कल ऐसा प्रूव हो जाए कि किसानों और मजदूरों का विकास भौतिकवाद के कारण हो सकता है, तो क्या उसका समर्थन आज किया जाना चाहिए? अनिकेत पटेल। अनिकेत पटेल, इनका सवाल है कि भौतिकवाद पश्चिम में इस कारण विकास हुआ, लेकिन वो किसानों का और मजदूरों का शोषण कर कर हुआ। इसलिए गांधी जी ने सादगी भरे जीवन का आह्वान किया, उसका समर्थन किया। लेकिन कल जाकर अगर इस भौतिकवाद के कारण ही किसानों का और मजदूरों का भला हो सकता है और उनका विकास हो सकता है, यह सिद्ध हो गया, तो क्या हमने भौतिकवाद को महत्व देना चाहिए? यह सवाल पूछा गया। इसमें आप ये मानकर चलते हो कि भौतिकवाद में यह गुंजाइश है। देखिए, केवल भौतिकवाद और पूंजीवाद ये दोनों एक नहीं है। यानी जिसको हम वेस्टर्नाइज कल्चर कहते हैं, वेस्टर्नाइज कल्चर की यह विशेषता है कि वो आज के जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं, आज के जीने को ज्यादा महत्व देते हैं, शरीर के सुख को ज्यादा महत्व देते हैं। और जिसे ईस्टर्न कल्चर कहा जाता है, पौर्वात्य कल्चर कहा जाता है, जिसमें भारत की कल्चर बहुत महत्व की मानी जाती है, उस कल्चर में मन के विकास को, आध्यात्मिक विकास को, आत्मा के विकास को बहुत महत्व दिया जाता है। आज के शारीरिक सुखों को कम महत्व दिया जाता है। तो भौतिकवाद ये शब्द जो आया वो वेस्टर्नाइज कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, यानी शरीर सुखों को महत्व देना। इस ढंग से भौतिकवाद इस शब्द का उपयोग किया जाता है। मटेरियलिज्म ऐसा भी उसको कहा जाता है। तो मेरे दृष्टि से ये मटेरियलिज्म, भौतिकवाद ये शब्द को छोड़ भी दे तो भी उसमें का जो हिस्सा है कि आज के जीवन को महत्व हमने देना चाहिए, हमारे शारीरिक जीने के विकास को भी महत्व देना चाहिए, यह बहुत आवश्यक चीज है। लेकिन इसमें संतुलन होना चाहिए। भौतिकवाद पूंजीवाद के साथ जुड़ने के कारण कई समस्याएं निर्माण हुई। जैसे शोषण की समस्याएं निर्माण हुई, वैसे पर्यावरण की समस्याएं भी निर्माण हुई। भाई, आपको किसने अधिकार दिया कि आपके ही जनरेशन के जमाने में आप पूरे पर्यावरण को खत्म कर दो और कल के जनरेशन के लिए जीने के लिए जगह ही ना उपलब्ध रहे, पोल्यूशन के कारण वो मर जाए? ये अधिकार आपको किसने दिया? ये पृथ्वी केवल आज के जनरेशन की है क्या? ये अर्थ तो हजारों साल आगे जीने वाले जनरेशन की होनी चाहिए ना। 10 लाख साल तो आए इंसान, पूरे पृथ्वी को 450 करोड़ साल हुए।
प्राणी जगत को कम से कम 100 करोड़ साल हुए। तो इतने 100 करोड़ साल से जो प्राणी जगत जीते आया है इस पृथ्वी पर, 10 लाख सालों से इंसान जैसा प्राणी जीते आया है, तो हम हमारे भौतिक आवश्यकताओं के कारण, शारीरिक आवश्यकताओं के कारण, या फिर हमारी तथाकथित काल्पनिक शारीरिक आवश्यकताओं के कारण पूरे पृथ्वी को, पर्यावरण पृथ्वी का नष्ट कर दे या फिर पृथ्वी को ही नष्ट कर दे, यह अधिकार हमने किसने दिया? तो यह पूंजीवाद और भौतिकवाद का भी हिस्सा होता है, पर्यावरण को नष्ट करना। तो इसलिए भी गांधी जी का इसलिए विरोध था। आप क्यों इस दिशा में जा रहे हो? ज्यादा से ज्यादा नेचर से जुड़ कर रहिए, नेचर का भी शोषण मत कीजिए, इंसानों का भी शोषण मत कीजिए और नेचर का भी शोषण मत कीजिए, ये उनका आग्रह था। अब जिस भौतिकवाद की आप बात कर रहे हो, पूंजीवाद और भौतिकवाद साथ में हाथ मिलाकर चलता है, मैंने आपके सामने तो रखा है। मैंने आपके सामने यह भी बात रखी है कि फ्यूडलिज्म में से अब कैपिटलिज्म निर्माण हुआ और जो मूल उत्पादन था वो खेती के आधार पर था, तो उसका शोषण कर कर यह औद्योगिक उत्पाद का चक्र बढ़ाया गया, उसका स्पीड बढ़ाया गया। अगर आज कोई रोकना भी चाहे तो रोकना मुश्किल है। कितना मुश्किल है, मैंने बहुत विस्तार से यह बात आपके सामने रखी है। लेकिन आपका जो सवाल है कि भौतिकवाद के विकास के साथ में अगर मजदूरों का और किसानों का शोषण न होते हुए उनका भला होता यह सिद्ध होगा, तो क्या हमने भौतिकवाद को नहीं स्वीकारना चाहिए? इसमें आपका कहना जो भौतिकवाद है वो शब्द थोड़ा सा अलग आपको कहना है। आपका कहना ऐसा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा अगर मजदूरों का और किसानों का भला होता है, तो क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन को महत्व हमने नहीं देना चाहिए? यह आपका कहना है। आपका भौतिकवाद ये शब्द वहां तक सीमित है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए यह संभव होगा ऐसा मानकर ही तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश में मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारी। और मैंने कहा भी कि पंडित जी और कुछ साल जिंदा रहते, 10-12 साल और जिंदा रहते, तो शायद अपनी अर्थव्यवस्था का चक्र वो बदल देते, क्योंकि वो बहुत प्रामाणिक व्यक्ति थे। किसानों का जिस ढंग से शोषण हो रहा है वो सह नहीं पाते। एक हद से ज्यादा उनका शोषण नहीं होना चाहिए, ये बात को मानते। और अभी प्राथमिक चीजें हमारे देश में पैदा हो चुकी है, निर्माण हो चुकी है, प्राथमिक जो स्ट्रक्चर हमको खड़ा करना था वो खड़ा हो चुका है। तो ये शोषण का जो तरीका है उसको बदला जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन को जितना महत्व हम देते हैं उतना ही महत्व खेती के उत्पाद को भी दिया जाए। ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण एरिया में बढ़े, इस ढंग से हमारी अर्थव्यवस्था हो, यह भी सोच शायद वो बाद में अमल में लाते। लेकिन उनका देहांत हो गया। और शायद आगे के जो प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, लाल बहादुर शास्त्री हो, फिर इंदिरा गांधी जी हो, उनके मन में ये कल्पनाएं स्पष्ट नहीं थी। फिर भी इंदिरा गांधी जी ने ये समाजवादी धोरण अमल में लाने की कोशिश की, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कई ऐसे योजनाएं लाई, उनको जितना समझ में आया उतना उन्होंने करने का प्रयास किया। लेकिन नेहरू जी को जो समझ थी वो इंदिरा जी को थी, ऐसा कहना उन पर अन्याय होगा। नेहरू जी पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में बने हुए नेता है। गांधी जी क्या चाहते हैं बहुत अच्छे ढंग से वो जानते थे। गांधी जी ये ऐसा क्यों कह रहे ये भी बहुत अच्छे ढंग से वो समझते थे। ये समझ शायद आगे के हमारे प्रधानमंत्रियों में नहीं थी, और इसलिए हम उसी ढर्रे में आगे बढ़ते गए और फिर तो जागतिकीकरण हमने स्वीकारा।
उदारीकरण स्वीकारा, ग्लोबलाइजेशन स्वीकारा और खुली अर्थव्यवस्था हमारे जीवन का हिस्सा बना दिया, तो उसमें तो बड़े पैमाने पर शोषण होने ही वाला है। यही मान्यता रशिया की थी। उनको भी ऐसा लगा कि हम कामगारों का ही भला करने वाले, उनका शोषण तो शुरुआत में करेंगे लेकिन बाद में उनका भला करेंगे। लेकिन बाद में उनका भला करने का दिन कभी आया नहीं। जो व्यवस्था आज शोषण पर खड़ी है वो कल जाकर वो शोषण करना छोड़ दे अर्थव्यवस्था, ये संभव नहीं होता है। ये अर्थव्यवस्था निर्जीव चीज नहीं रहती है, उसका भी एक ऑर्गेनिज्म बनता है और वो उसी ऑर्गेनिज्म के तरीके से काम करती है, उसके फिर नियम उसी ढंग से चलते रहते हैं। मैंने 1981 में जब शरद पवार जी का इंटरव्यू लिया था इसी विषय के बारे में, तब उन्होंने यही बात कही थी कि औद्योगिकरण के जरिए हम बढ़ावा देकर उसको पूरे देश का उत्पाद बढ़ाएंगे और फिर धीरे धीरे वो आम जनता तक पहुंचाएंगे। उस कारण वहां का भी कैपिटल बढ़ेगा, ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन आखिर में सरकार करेगी, वही हमारी योजना है। तब भी मैंने कहा था कि यह संभव नहीं है, क्योंकि एक बार अगर खून पीने की आदत लग गई तो खून पीने वाला खून पीना छोड़ने वाला नहीं है। यहां के देश की अर्थव्यवस्था अगर उस दिशा में बढ़ रही है जहां औद्योगिक विकास को बहुत महत्व दिया जाता है, वही मानसिकता आप क्रिएट कर रहे हो। पॉलिटिशियंस भी उसी मानसिकता के बनेंगे, मध्यम वर्ग भी उसी मानसिकता का बनेगा और पूरे देश की विकास की व्याख्या वही रहेगी। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन होना संभव नहीं है। यह मैंने केवल शरद पवार जी से बोला नहीं था, लिखा था अपने आर्टिकल में। और तब मैंने यह ध्वनित किया था कि आगे चलकर कदाचित इतनी समस्या बढ़ जाएगी किसानों की और ग्रामीणों की कि वो आत्महत्या करना शुरू करेंगे, जबकि वो आत्महत्या उस जमाने में इतने बड़े पैमाने पे छुटपुट भी बहुत कम होती थी, ऐसी अवस्था थी। तो इसलिए आप किसी भी ढंग से सोचिए, औद्योगिक विकास और गरीबों का यानी मजदूरों का और किसानों का शोषण, यह साथ में चलना असंभव सा है। हां, आप यह कह सकते हो कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम ग्रामीण रोजगार में उपयोग में लाएंगे। लोग हर काम हाथ से नहीं करेंगे, उनके हाथ में छोटे छोटे यंत्र देंगे। यह हो सकता है। यह औद्योगिक उत्पाद नहीं है, यह इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, यह साइंस में उसका रूपांतरण करना है। साइंस के टेक्निकल्स का उपयोग करना, साइंस की टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, उसका मतलब है। जब छोटे उद्योग ग्रामीण व्यवस्था आधारित होंगे, जैसे पहले हमारे देश में थे, उस ढंग से हम नई अर्थव्यवस्था को इजाद करेंगे और उसमें साइंस की टेक्नोलॉजी जोड़ेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी जोड़ेंगे कि जिसके कारण बेकारी ना तैयार हो, बेरोजगारी ना तैयार हो। एक मशीन आई और आपने 50 लोगों को हटा दिया, तो जिस देश में इतनी बड़ी लोक संख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उस जनसंख्या को रोजगार चाहिए ना, तो आपको उस ढंग से सोचना पड़ेगा, उस ढंग से रोजगार का और अर्थव्यवस्था का नियोजन करना पड़ेगा। यही गांधी जी का कहना था। इसलिए जहां नंबर्स कम है, जनसंख्या कम है, वहां के औद्योगिक विकास के नियम भारत जैसे देश में आप लाना चाहोगे तो उसमें से कुछ अच्छा हल नहीं होने वाला, यह उनका कहना था। वे कहते थे कि हमारी जनसंख्या हमारी ताकत है, उस ताकत का उपयोग कीजिए। हर व्यक्ति को हाथ में काम करने की क्षमता है, उस हर व्यक्ति के हाथ को काम दीजिए, इस ढंग की अर्थव्यवस्था खड़ी कीजिए।
और वो सवाल आज भी है। इसलिए भौतिकवाद ये शब्द को निकाल दीजिए। फिर व्यक्ति का जीवन समृद्ध होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। व्यक्ति के पास में व्हीकल्स होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए। ट्रैक्टर से खेती करनी चाहिए कि नहीं? सोचिए, ट्रैक्टर से खेती करने से अगर जमीन बंजर बनती है, यह बार बार सिद्ध हो चुका है। अमेरिका जैसे देश में जहां कई सालों से, गए 50-70 सालों से ट्रैक्टर्स चलते हैं, वहां की काफी जमीन बंजर हो चुकी है, हमको मालूम है। तो भारत जैसे देश में जहां जमीन कम है, वहां पर हमने ट्रैक्टर्स का उपयोग करना चाहिए या उससे भी छोटे यंत्रों का उपयोग करना चाहिए, यह हमें सोचना होगा। हमारा ट्रैक्टर्स का उपयोग बढ़ते गया, बैलों का उपयोग कम होते गया, और इसलिए ऑर्गेनिक खाद ये बड़ी समस्या हमारे देश में बन गई। हमें केमिकल खाद का ही उपयोग करना पड़ता है। जो ऑर्गेनिक खाद का उपयोग था, क्योंकि बैलों की संख्या ज्यादा थी, बैल ज्यादा चाहिए थे, इसलिए गायों की संख्या ज्यादा थी। गाय और बैल कभी खेती हर पर बोझ नहीं थे, वो उनके जीवन का हिस्सा थे, क्योंकि उनके लिए उनको कोई अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता था। उसके खेतों में जो अनाज उगता था, ज्वार उगती थी, उसका जो हिस्सा बचता है वो हिस्सा उनके काम में आता था। जो कपास उगती थी या फिर तुअर उगती थी, कपास नहीं तुअर, वो तुअर का हिस्सा बचा हुआ उसके काम में आता था, जानवरों के। जो घास उगती थी उसके खेतों के आसपास, वो उसके जानवरों के काम में आता था। तो एक संतुलन बना हुआ था हमारे यहां। जब हमें बैल को पालना कठिन होने लग गया, तो हम हर व्यक्ति ट्रैक्टर का उपयोग करना शुरू कर दिए। फिर खेती का ऑर्गेनिज्म बिगड़ते गया। ये सब एक दूसरे के साथ में प्रभाव करने वाली चीजें हैं। इसलिए हमारे पूरे अर्थव्यवस्था में संतुलन होना चाहिए। हमारे यहां की जनसंख्या, उपलब्ध जमीन, देहातों में रहने वाली और खेती पर निर्भर जनसंख्या, हमारे यहां का नेचर, इन सब का अच्छा अल्टीमेट और ऑप्टिमम उपयोग हो, इस ढंग से हमको अर्थव्यवस्था का नियोजन करना पड़ेगा। और उसमें आपने जो भौतिकवाद की कल्पना की है, जिसको आपने इंडस्ट्रियल शायद रिवॉल्यूशन या फिर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को महत्व देने की बात कही है, वो और ये दोनों साथ में चलना बड़ा मुश्किल है शोषण के बगैर। उसके लिए हमको अर्थव्यवस्था को गांधी के लाइंस पर सोचना पड़ेगा, लेकिन उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी को, माइक्रो टेक्नोलॉजी को जोड़ना पड़ेगा, और ये दोनों का संतुलन बनाना पड़ेगा। स्वतंत्र वीर सावरकर जी को आजकल कुछ लोग माफी वीर भी कहते हैं, तो क्या आंदोलन से सावरकर जी ने सच में माफी मांगी थी? विशाल धोटे। विशाल धोटे इन्होंने सवाल पूछा है कि स्वातंत्र्य वीर सावरकर को आजकल माफी वीर भी कहा जाता है, तो क्या सावरकर जी ने सचमुच माफी मांगी है? जब मैं सावरकर इस विषय की सीरीज लूंगा, तब इन सब विषयों की चर्चा करूंगा। मुझे लगता है आज कुछ एक शब्दों में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। माफी मांगने का मतलब क्या होता है? अब शिवाजी महाराज के बारे में भी कहा जा सकता है कि शिवाजी तो भगोड़े हैं, आगरा से भाग कर आए थे, जबकि शिवाजी महाराज बहुत वीर पुरुष माने जाते हैं और हैं। शिवाजी महाराज कई बार हल्ला कर कर भाग जाते थे,
जिसके लिए मराठी में एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है, गनिमी कावा। ये अलग टेक्निक था उनका। वो जानते थे कि मेरे पास सैनिक बल बहुत कम है और मुझे विशालकाय सेना और विशालकाय साम्राज्य से लड़ना है। उन्होंने सूरत लूटी। तो उस समय के पाश्चात्य लेखकों ने लिख कर रखा है कि शिवाजी एक लुटारू आदमी था, यानी चोरी करने वाला आदमी था। लेकिन महाराष्ट्र में कोई उनको ऐसा नहीं मानता है, या फिर जो शिवाजी को सही मायने में समझता है वो उनको ऐसा नहीं मानता है। यानी वहां भी उन्होंने किसी स्त्री को नहीं लूटने दिया। जो लूट हुई वो पूरी की पूरी जो राजा का खजीना था उसी में जमा हुई। उनके कुछ नियम थे। तो हर एक के तरफ देखने का एक दृष्टिकोण हो सकता है। माफी मांगे, उसके पीछे के उद्देश्य क्या थे, सही में मांगे कि नहीं, ये स्ट्रेटेजी थी, या सही में डर गए थे इसलिए मांगे, डरपोक थे इसलिए मांगे, ये कई सवाल खड़े करते हैं। गांधी जी के भी कई स्टेप्स के बारे में चर्चा हो सकती है। हर महापुरुष के बारे में चर्चा हो सकती है। ये अमुक अमुक महापुरुष थे, कहां गए थे जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तब? ये तो अंग्रेजों के साथ में दोस्ती करने में थे, और इनको कैसे देशभक्त कहे? ऐसे भी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। इसलिए मैं जब स्वातंत्र्यवीर सावरकर इस विषय की सीरीज लूंगा तब शायद इन सब सवालों को हैंडल करूंगा। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के जो सामाजिक विचार है वो बहुत ही महत्व के, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि उन्होंने खुद ब्राह्मण होते हुए चातुर्वर्ण पर जिस ढंग से अटैक किया है, मनुस्मृति पर जिस ढंग से अटैक किया है, शायद ही किसी ने इस ढंग से अटैक किया है। और जिस व्यक्ति को लोगों का बड़े पैमाने पर समर्थन चाहिए था, उस व्यक्ति ने ये धार्मिक जो चीजें लोग बहुत मानते हैं, लोगों के आस्था का विषय होता है, उसके बारे में इतने स्पष्ट रूप से अपने विचार प्रकट करना, ये बहुत ही गाय ये पशु है ऐसा डायरेक्टली कहना, उसके शरीर में इतने भगवान होते हैं इस बात का मजाक उड़ाना, यह सब बहुत ही हिम्मत का काम है। और रत्नागिरी जैसे शहर में रहकर ये सब लिखना और उसको अपने साप्ताहिक में प्रसिद्ध करना, ये तो उससे भी बड़ा हिम्मत वाला काम है। तो ऐसा हिम्मत वाला आदमी इतना डरपोक था क्या, इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए इस सवाल का जवाब तब देना ज्यादा उचित होगा। हर व्यक्ति के तरफ देखते वक्त उसके धारणा के अनुसार, विचारों के अनुसार उसका मूल्यांकन करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कहते हुए भी उनकी प्रामाणिकता, उनका उद्देश्य बहुत अच्छा था। वो भारत देश का कोई नुकसान नहीं करना चाहते थे। उन्हीं के कारण इस देश का इतना विकास हुआ है, ये भी बात मैंने बहुत ताकत से आपके सामने रखी। तो उस व्यक्ति की योग्यता, उसकी धारणा समझ लेकर अपन ने उसका मूल्यांकन करना चाहिए, ऐसा मानने वाला मैं व्यक्ति हूं। और मैं सावरकर जी की सीरीज तो लेने वाला हूं, तब सभी एस्पेक्ट्स हैंडल करेंगे, तब इस बात को समझने की ज्यादा अच्छे ढंग से कोशिश करेंगे। मैं जब भी दूसरे देश के लोगों से मिलता हूँ तो उनसे बात करने के वक्त बहुत झिझक महसूस होती है या डर जाता हूँ। तो ऐसे में ऐसा क्यों होता है
और ऐसे वक्त में या ऐसा कैसे करना चाहिए, ये चीज मैं कैसे सुधारूं। और उनका कहना है कि ज्यादातर भारतीयों के साथ ऐसा होता है, खासकर गोरों के साथ बात करते वक्त वो थोड़े सहम जाते हैं, डर के बात करते हैं। विकास दास। विकास दास, इनका सवाल ऐसा है कि जब भी मैं कोई फॉरेनर से मिलता हूं तो उनके साथ में बात करते वक्त मुझे दिक्कत महसूस होती है, मैं सहम जाता हूं। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों, उसके ऊपर उपाय क्या है? आपके कहने का मतलब ऐसा है कि आप जब भी किसी फॉरेनर से मिलते हो, इंग्लिश में बात करते हो तो ये दिक्कत खड़ी होती है। लेकिन वही बात अगर किसी भारतीय के साथ में करते हो तो वहां दिक्कत नहीं खड़ी होती है। यानी इंग्लिश बोलने की दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी फॉरेनर के साथ बात करते वक्त यह दिक्कत आती है। सबसे पहले हमारे ध्यान में हमने ये देना चाहिए कि हमारे कुछ इनहिबिशंस होते हैं और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। हमारे कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं होता है। कहीं तो भी किसी तो भी कारणवश हमारे मन में ये फॉरेनर से हम कहीं तो भी कम है, हम यानी मैं, यहां हम व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, तो हम कम है, या फिर हमारे उच्चारण जो है वो फॉरेनर जैसे नहीं है तो मेरी बात उन तक नहीं अच्छे ढंग से पहुंचेगी, वे शायद मुझे इतना महत्व नहीं देगी। ये कहीं तो भी हमारे दिमाग में बैठा होता है और इस कारण ये हमारी दिक्कत आती है। ऐसे इनहिबिशंस या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हर व्यक्ति में होते हैं और किसी ना किसी चीज के बारे में होते हैं, और उसे दूर करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले ये हमारे इनहिबिशंस या फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो भी है उसको आइडेंटिफाई करो और उसको टैकल करो। टैकल करने का तरीका क्या है? इस दुनिया में जिस चीज का हमें डर लगता है वही चीज डिलिबरेटली करो, बार बार करो। मैंने अपने जीवन के जो भी डर थे, मैं हर चीज को डरता था, वो इसी ढंग से दूर किए। तब तो मुझे इसके पीछे के साइकोलॉजिकल नियम भी मालूम नहीं थे। केवल एक वाक्य सुना था, जिस चीज का डर लगता है, डर दूर करने का दुनिया में एक ही मार्ग है, उस चीज को डायरेक्टली फेस करो, बार बार फेस करो, आपका डर निकल जाएगा। और इस नियम का उपयोग कर कर मैंने अपने जीवन के करीबन सभी डर भगाए, निर्भय बना। बाद में अंधविश्वास के काम को मैंने शुरुआत की और बाद में ये साइकोलॉजिकल किस ढंग से टैकल किया जाता है, इन सब चीजों का अध्ययन आगे चलकर हुआ। तो आप फॉरेनर से बात कीजिए, बार बार कीजिए, डेलिबरेटली कीजिए, कई बार उसको रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद में घर में आकर सुनिए, सुनने के बाद में क्या सुधार चाहिए इसके बारे में सोचिए, दूसरी बार उस सुधार के साथ में बात कीजिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सीरीज में जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है मेरे चैनल में, उसमें डर भगाने के लिए क्या करना चाहिए बहुत विस्तार से मैंने कहा है। उसको सुनिए और अमल में लाइए। ये इनहिबिशंस किसी खास चीज के बारे में हर व्यक्ति के मन में होते हैं और हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ चीजों के बारे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना है, लेकिन सुधार लाना है। सुधार लाने के लिए उसको फेस करना और प्रयास करना, उतना करते जाइए, ये बात निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और थोड़ा असहज महसूस करते तो होने दो, उससे कुछ बिगड़ता नहीं है, ऐसा मानकर आगे चलिए और काम आसान हो जाएगा।
आज के भारत पे बनी आर्टिकल 15 यह मूवी पे आपका क्या मत है? नंदराम जाटव। नंदराम जाटव, इनका सवाल है कि आज के भारत में आर्टिकल 15 ये जो मूवी बनी उसके बारे में आपका क्या मत है। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। फिल्में देखना मुझे बहुत पसंद आए और करीबन हर फिल्म देखने की मैं कोशिश करता हूं अगर समय मिला तो। आर्टिकल 15 मैंने देखी है, बहुत सुंदर फिल्म है। फिल्म कर भी बहुत अच्छी है, एज अ फिल्म बहुत अच्छी है, इफेक्टिव है, मन में पेनिट्रेट होती है। अब मेरे जैसे सोशल व्यक्ति को वो फिल्म अच्छी लगे इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन जो आम इंसान देखता है, जो इन चीजों के बारे में इतना गहराई से नहीं सोचता है, हमारे देश की जाति व्यवस्था के बारे में। मैं जब फिल्म देखने गया था, मुंबई में देख रहा था, तो मेरे थिएटर में काफी मॉडर्न लड़के लड़कियां थे और जिस ढंग से वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा साइन लगा। ये बहुत अच्छे ढंग से ये बात रखी गई है। हमारी यहां की जाति व्यवस्था, उच्च नीच की कल्पना, उस कारण होने वाला शोषण, और ये शोषण जायज है, ऐसा ही चलने वाला है, ऐसा ही चलता रहने वाला है, ऐसा ही चलता रहना चाहिए, ये मानने वाली मानसिकता, ये तो हमारे देश का हिस्सा है ही, वास्तविकता है। एक तरफ हम आसमान छूने की बातें करते हैं, महाशक्ति बनने की बातें करते हैं, बड़े बड़े विकास की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे ही देश में केवल कुछ लोग निम्न जन्म लिए इसलिए उनको इंसान से भी नहीं, जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं। इंसान कर कर उनका कोई अस्तित्व ही हम स्वीकारते नहीं है। ये तो फैक्ट है। आर्टिकल 15 ये हमारे जीवन की सच्चाई है। कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन में हर व्यक्ति को इंसान कर कर जीने का अधिकार दिया है। इस अधिकार को अगर कोई नकारता है तो उसके लिए शिक्षा का भी प्रावधान है, या फिर इसके विपरीत अगर कोई बोलता है, काम करता है, तो उसके लिए शिक्षा का प्रावधान है, खास कानून है उसके लिए, एट्रोसिटी एक्ट। मैंने जब हिंद स्वराज गांधी का रखा तब एक प्रोग्राम में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है वो मैंने आपके सामने रखी थी। उस प्रस्तावना में हर व्यक्ति को समानता और समानता का अवसर देने का हमने प्रण किया है, और उसी बात को बहुत अच्छे ढंग से आर्टिकल 15 उजागर करता है। मुझे लगता है कि इस फिल्म ने सबसे बड़ा काम किया और महत्व का काम किया, क्योंकि वो चल भी ठीक ढंग से रही है, बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। खास कर जो सवर्ण जाति में जन्म लिए, और हमारे देश की ऐसी विचित्र अवस्था है कि जो शेड्यूल कास्ट में नहीं है वो सब अपने आप को ऊंचे जाति का समझता है। शेड्यूल ट्राइब के भी लोग अपने को ज्यादा ऊंचे जाति के समझते हैं। तो जो भी अपने को ऊंचे जाति का समझता है उसमें एहसास निर्माण होता है कि इस ढंग से सोचना
कुछ जातियों के बारे में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और इंसानियत के खिलाफ है। ये सबसे बड़ा अच्छा इंपैक्ट ये फिल्म देती है और मुझे वो बहुत महत्व की बात लगी है। यानी ये केवल बलात्कार की केस तक सीमित नहीं रही थी। बलात्कार हुआ, वो सॉल्व करने का प्रयास हुआ, कोई एक हीरो उभर कर आया, यहां तक ये बात सीमित नहीं है। ये आम इंसान में जो भेदभाव की मानसिकता अगर बची है तो उसको स्पर्श करने वाली और उसके बारे में विचार करने के लिए प्रवृत्त करने वाली फिल्म बनी है। इस फिल्म की यह सबसे बड़ी विशेषता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहां कोई आउट ऑफ बॉक्स ऐसा हीरो नहीं बताया गया, दबंग नहीं बताया गया। एक ऑर्डिनरी सामान्य आईपीएस ऑफिसर जो भारत में पैदा हुआ लेकिन जिसको बहुत सी इनके बारे में जानकारी ही नहीं है, क्योंकि वो एकदम से दिल्ली में और फिर फॉरेन में रहने वाला व्यक्ति है और पहले उसके लिए शॉकिंग चीजें होती है। ऐसी जाति व्यवस्था, इस ढंग से सोचते हैं लोग। फिर मुझे एहसास भी होता है कि मैं खुद ब्राह्मण हूं। और ये सब वास्तविकता बताने के बावजूद इंसान कर कर कैसा इंसान सोच सकता है और सोचना चाहिए। एक सामान्य इंसान के तौर पर ये हीरो यहां बताया गया। और एक डायलॉग भी है, बहुत सुंदर डायलॉग है। वो अपने पत्नी से जब बात करता है एसएमएस के जरिए, तब वो कहता है कि तुम्हें एक ऐसा बड़ा हीरो चाहिए। तब पत्नी कहती है कि मैं नहीं चाहती हूं कि कोई हीरो चाहिए, मैं चाहती हूं तुम्हें ऐसा आप बनो कि किसी हीरो की आवश्यकता ना पड़े। यानी एक सामान्य आदमी कर कर जो अपना कर्तव्य है वो बहुत अच्छे ढंग से आप निभाइए, हीरो हीरो मत बनिए, ये मेरी अपेक्षा नहीं है। लेकिन किसी लोगों को हीरो की जरूरत ही नहीं महसूस हो, इस ढंग का वातावरण आप तैयार कीजिए। और ये आईपीएस ऑफिसर कर कर बहुत चतुराई से इंसान इस रिश्ते से उसका जो कर्तव्य है, और आईपीएस ऑफिसर इस रिश्ते से उसका जो कर्तव्य है बहुत अच्छे ढंग से निभाता है और किसी दबाव को बलि नहीं चढ़ता है। ये उसकी खासियत है। यानी ये फिल्म का आउटकम जो है वो एकदम से फील गुड वाला भी नहीं है और एकदम से निराशाजनक भी नहीं है। होप के लिए काफी गुंजाइश है, लेकिन कुछ निराशाजनक पहलू भी है। जैसे कि एक्टिविस्ट, एक दलित एक्टिविस्ट मारा जाता है, पुलिस अपने तरीके से उसको मार डालती है। यह भी वहां उसमें बताया गया है, उसको नहीं बचा पाता वो। लेकिन दूसरी ओर वो अपने अफसर के दबाव को भी बली नहीं पड़ता है, चढ़ता है। उसके हाथ में जो गुंजाइश है उसका पूरा उपयोग वो करता है, तो रिवोल्ट भी करता है अपनी जगह रहकर, कायदे के कानून के अपने दायरे में रहकर रिवोल्ट करता है। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है। खुद उसने कभी कहा हाथ में कानून नहीं लिया है, सिस्टम में रहकर भी अच्छा काम किया जा सकता है, यह संदेश यह फिल्म लोगों तक पहुंचाती है। इसलिए आप जहां हो वहां पर भी आप एक इंसानियत पूर्वक काम कर सकते हो, यह संदेश तो डेफिनेटली देती है ये फिल्म। और ये जाति व्यवस्था कितनी भयानक है, इसका हमारे मन पर कितना प्रभाव है और इस प्रभाव से हमने अपने आप को कैसे मुक्त करना चाहिए, ये भी प्रेरणा ये फिल्म देती है। इसलिए आज के ज़माने की एक बहुत सुंदर फिल्म है, उपयुक्त फिल्म है। कोई भी फिल्म बहुत प्रबोधन नहीं कर सकती है ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन डेफिनेटली प्रेरणा दे सकती है। तो एक प्रेरणा देने वाली फिल्म है।
हर भारतीय ने इसको देखनी चाहिए। जिसके मन में बहुत जातिगत व्यवस्था है उसने भी देखनी चाहिए, और ये जाति व्यवस्था दूर करने की आवश्यकता है जिसको लगता है उसने भी इसको देखनी चाहिए। इतनी सुंदर फिल्म है। तो इस पे ऐसा भी कुछ लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि हीरो जो है फिल्म का उसे ब्राह्मण दिखाया गया है, तो फिर आखिर में ऐसा ही दिखाया उन्होंने कि एक ऊंची जाति का इंसान लोगों को बचाता है, ऐसा बोल के भी कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहें? इस फिल्म में ऐसा भी कहा गया है, यानी इस फिल्म के बारे में जो क्रिटिसिज्म होता है आर्टिकल 15 के बारे में, कि इसमें जो हीरो बताया गया वो ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण हीरो ही बाकी सबको बचाता है। यानी आखिरी में ब्राह्मण ही हावी बताया गया है। अब देखिए, आईपीएस ऑफिसर्स मैक्सिमम अब कहां से आते हैं, और जहां वो काम कर रहा है उस एरिया में वो तो मैक्सिमम ब्राह्मण समाज से आते ही है, ये तो फैक्ट है। एक बात, यानी आजकल बाकी भी आईपीएस ऑफिसर आने लग गए, लेकिन पूरे संख्या अगर निकालो आप आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स में, आज भी 50% के ऊपर ब्राह्मण जाति के लोग होते हैं। अब ये तो देश की फैक्ट है। अगर वो दूसरे जाति का होता और उसने इस ढंग का परिवर्तन किया होता तो उसमें से ज्यादा आशा निर्माण होती या कम आशा निर्माण होती। यानी इसका मतलब ऐसा है कि जब तक ये ब्राह्मण ऑफिसर्स आईपीएस आईएएस रहेंगे तब तक कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, ऐसा मतलब निकाला जाए। वहां केवल ये परिवर्तन उस ऑफिसर में नहीं बताया गया, ये परिवर्तन वहां के निचले जाति के ऑफिसर में भी हुआ है, ये भी बताया गया। एक दो छोड़ के बाकी सब ऑफिसर्स उसके साथ में जुड़ जाते हैं। यहां जो विलन पुलिस ऑफिसर बताया गया उसकी अगर जाति ब्राह्मण बताते तो क्या होता, वही बात होती। लेकिन दूसरा एक ब्राह्मण बताया गया वहां पर कि जो लोगों के विश्वास का फायदा उठाता है, महंत, वो ब्राह्मण बताया गया। जो दलितों के साथ में खाना खाता है लेकिन खुद खाना लेकर आता है और उनके साथ में खाता है और ढोंग रचता है, यह भी बताया उसमें। तो दोनों चीजें बताई है ना। मुझे लगता है कि ये आईपीएस ऑफिसर ब्राह्मण बताने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। उल्टा जो भारत की वास्तविकता है उस वास्तविकता में भी परिवर्तन संभव है, यह बताना उससे संभव हुआ है। बाकी जाति के सभी पुलिस अफसर जुड़ जाते हैं उसके साथ में, उसको साथ देते हैं, वो कोई दूसरा अलग से विचार नहीं करते हैं, यह भी तो फैक्ट है। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हीरो की जाति बदलने से कितना फर्क महसूस होता। अब कई फिल्मों में हीरो की जाति नहीं बताई जाती है क्योंकि वहां यह आवश्यकता नहीं होती है। यहां बात ऐसी है कि यहां पर कंपल्शन है जाति बताना हर एक की, क्योंकि विषय ही वो है। तो इसलिए कोई ना कोई जाति बताना आवश्यक था। अभी पीके में आमिर खान की जाति बताने की आवश्यकता नहीं रहे या फिर धर्म बताने की आवश्यकता नहीं रहे, इसलिए उन्होंने बाहर के स्टार का व्यक्ति लेके आए, यानी बाहर के ग्रह से व्यक्ति को लेके आए, प्लेनेट से लेकर आए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन यहां सबकी जाति बता रहे हैं तो फिर हीरो की तो जाति बतानी होगी। इसलिए मुझे कोई उससे बहुत फर्क गिरा ऐसा लगता नहीं है, यानी जिस ढंग का लोग आक्षेप ले रहे हैं वैसा तो वहां दिखता नहीं है। जातिगत कोई भी विचार उसमें किया गया नहीं है। जो फैक्ट्स है वो रखने की कोशिश की है उस परिप्रेक्ष्य में।
इसलिए ये सराहनीय कदम है, इतना डेफिनेटली कहा जा सकता है। यानी मुझे लगता है कि सही मायने में जिन फिल्मों को सरकार की ओर से मनोरंजन कर माफ होना चाहिए, उसमें से ये बहुत ही अच्छी फिल्म है। सरकार का कर्तव्य है ऐसी फिल्म बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।